बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 27, जिसका नाम है हमारे पास मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। अगर हम बात करते हैं अपने प्रीवियस कोर्स की कि कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़े हैं, तो हमने 21 चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने सेल साइकिल को डिस्कस किया था, मियोसिस माइटोसिस के बारे में हमने पढ़ा था, कैंसर क्या होता है और उसके बाद सेल डेथ के कौन कौन से प्रोसीजर हैं। सेकंड नंबर पे हमने चैप्टर नंबर 25 को डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास इकोसिस्टम आ जाता है। उसमें हमने बेसिक जो डेफिनेशन थी उनके बारे में पढ़ा था, सक्सेशन क्या होता है और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। और तीसरे नंबर पे हमने चैप्टर नंबर पढ़ा था 26 जो कि हमारे पास था सम मेजर इकोसिस्टम, जिसमें हमने हाइड्रोस्फेरिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिफाइन किया था और उनको फर्दर करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास इकोसिस्टम थे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास ग्रास लैंड है, इसी तरह डेजर्ट है, टुंड्रा बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बोरियल एंड अल्पाइन फॉरेस्ट को हमने क्या किया था, पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 27 और अपने चौथे चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। अगर हम एनुअल के लिहाज से देखते हैं तो इस चैप्टर में से एक MCQs बनता है, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से 2 बनते हैं, तो टोटल 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का MCQs और एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बनता है जो कि 4 नंबर का। तो हमारे पास इस चैप्टर में से टोटल जो एनुअल के अंदर एग्जाम में आता है वो 9 मार्क्स का पेपर आता है। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और फर्दर। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है कि हाउ मैन डिपेंड ऑन हिज इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे इंसान की अर्लियर हिस्ट्री के बारे में बताता है कि जो अर्लियर मैन था, द फर्स्ट मैन वर हंटर, मीन के जो अर्लियर मैन था वो क्या था, हंटर था। जब इंसानों की पॉपुलेशन या जब ह्यूमन पॉपुलेशन क्या थी, कम थी, तो इंसान क्या करता था, हंटर था, शिकारी था। एट दैट टाइम ह्यूमन वर प्रीडेटर, और उस वक्त जब हंटर करता था या हंटिंग करता था तो इसे हम क्या कहते थे, प्रीडेटर्स कहते थे, शिकारी कहते थे। और जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज की तो इंसान जो है प्रीडेटर से किस तरफ बेटा मूव किया, हर्बीवोर्स की तरफ मूव किया। अब अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर कब स्टार्ट हुई, विद द अडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर सम 10,000 साल पहले जो ह्यूमन था इसने क्या की, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड कन्वर्जन लैंड, इंसान का जो था इसने क्या किया, जो ज़मीन थी उसको एग्रीकल्चरल लैंड में क्या करना शुरू कर दिया, कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, मीन के ज़राअत शुरू कर दी। अब यहाँ पे वो कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये 2 मेजर वजूहात हैं जिन्होंने जैसे जैसे इंसान की पॉपुलेशन या ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इन्होंने इंसान की जो एनर्जी यूज़ था उसको बढ़ाया, उसको क्या किया, जो ओवरकम था उसका यूज़ था उसको क्या किया, पूरा किया। तो यहाँ पे वो कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज दी नेचर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद ग्लोबल इन्वायरमेंट, कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्होंने इंसान का जो इंटरेक्शन है ग्लोबल इन्वायरमेंट के साथ उसको मुकम्मल तौर पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसमें देखें, जिस तरह अगर हम पहले दौर की बात करते हैं तो हम क्या करते, सफ़र करने के लिए पैदल सफ़र करते थे या फिर क्या था, तांगा वगैरह का यूज़ होता था। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या की, इंक्रीज़ की, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ वगैरह बनी, तो वही सफ़र जो हम मतलब क्या करते थे, महीनों में करते थे, आजकल हम क्या कर रहे हैं, घंटों में कर रहे हैं। तो मीन के इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वो कहता है कि ह्यूमन के साथ जब इंटरेक्ट किया तो इसने चेंज कर दिया ग्लोब ऑफ इन्वायरमेंट। द डिमांड ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट वो कहता है द डिमांड ऑफ एनर्जी टू रन इंडस्ट्री एंड कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन ब्रॉट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। वो कहता है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं एक तरफ से इन्होंने क्या किया, इंसान के लिए सहूलियात पैदा की, दूसरी तरफ वो कहता है कि जैसे जैसे सहूलियात पैदा की, दूसरे नंबर पे एनर्जी को प्रोवाइड किया, लेकिन साथ साथ में वो कहता है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने हमारा जो इन्वायरमेंट था उसके लिए बहुत से प्रॉब्लम क्या किए, क्रिएट किए।
अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जो है हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, क्लॉथिंग एंड फ्यूल वगैरह इंसान को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारे पास के अर्लियर मैन क्या था, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुई, उसके बाद जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज की तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुई, जिससे इंसान की ज़रूरियात तो पूरी हुई, लेकिन उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या हुआ, बैड इफेक्ट पड़ा। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज न्यूट्रेंट साइकिल, के न्यूट्रेंट साइकिल क्या चीज़ है। द प्रोसेस विच सप्लाइज फूड टू लिविंग थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रेंट साइकिल। ऐसा साइकिल जो क्या करता है, लिविंग थिंग को फूड प्रोवाइड करता है, ये सप्लाई करता है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रेंट साइकिल कहते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अपसेट करते हैं बैलेंस द न्यूट्रेंट साइकिल। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है नॉट एनफ फूड इज प्रोड्यूस, मीन के इतनी ज़्यादा फूड प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन जो उसका कंजम्पशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, न्यूट्रेंट साइकिल जो होता है ये अपसेट हो जाता है या अनबैलेंस हो जाता है। जब क्या होती है, फूड ज़्यादा कंज्यूम होती है, जबकि प्रोड्यूस कम होती है, कंज्यूम ज़्यादा होती है। और इसके अलावा डिकेइंग ऑफ न्यूट्रेंट मटेरियल आर नॉट, मीन के जो बैक्टीरिया और फिंजाई होते हैं इनमें जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, जब ये स्लो होता है, कम होता है, जब फूड की प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है, या फिर फूड का जो कंज्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, तो इससे जो न्यूट्रेंट साइकिल होता है ये क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, अपसेट हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद आ जाता है रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट में दो तरह के रिसोर्सेज हैं। पहले नंबर पे आ जाता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। These are those resources which are never depleted and can be used again and again। ऐसे रिसोर्सेज इन्वायरमेंट के जो क्या होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि उनको हम क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और ये जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं दे आर रिसाइकल इन नेचर। इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज में, एग्जांपल एयर, वाटर, इसके अलावा इसमें हमारे पास सॉइल, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इंक्लूड होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। के नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं विच आर एग्जॉस्टिबल एंड वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ऐसे रिसोर्सेज जिनको अगर हम एक दफ़ा यूज़ करते हैं उनको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास आ जाता है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और मेटल्स। ये एग्जांपल आ जाएंगे हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो ये हमारे पास रिसोर्सेज की दो टाइप थी। पहले नंबर पे हमारे पास था रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम अगेन एंड अगेन या वंस जिनको हम एक यूज कर लेते हैं दोबारा यूज नहीं कर सकते, इन्हें हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रीन्यूएबल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एयर। व्हाट इज एयर? इट इज several kilometer thick blanket of atmosphere surrounded the earth। कि अर्थ को जो थिक लेयर ऑफ ब्लैंकेट ने कवर किया होता है इसे हम क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। अगर हम एयर की कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली गैसेस का मजमुआ है एयर। कौन कौन सी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन है 79%, ऑक्सीजन है 20%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, इसके अलावा
इनर्ट गैसेस या जिन्हें हम क्या कहते हैं नोबल गैसेस कहते हैं, ये इसमें मौजूद होती हैं, जिसमें आर्गन सरे फेरिस्त है। तो ये हमारे पास एयर क्या है? एयर बेसिकली सेवरल किलोमीटर थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो एयर जो है ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये गैसेस का मजमूआ है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन 79%, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नोबल गैसेस मौजूद होती हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, एयर की क्या अहमियत है? एयर की 3 जगह पे अहमियत है। पहली बात तो यह है कि एयर को हम क्या करते हैं? रिस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान हम एयर को इनटेक करते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है ये यूज़ होती है रेस्पिरेशन के दौरान, तो ऑक्सीजन हम हासिल करते हैं एयर से। दूसरे नंबर पे एयर जो होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एयर से डायरेक्टली गेन करते हैं। और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन जो होते हैं ये क्या है? रॉ मटेरियल होता है। किस चीज़ के लिए रॉ मटेरियल होता है? न्यूट्रेंट साइकिल के लिए। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एयर की इंपॉर्टेंस में कि एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है रेस्पिरेशन के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड एयर प्रोवाइड करती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग न्यूट्रेंट साइकिल। अब पोल्यूशन इन एयर, एयर के अंदर क्या हो रही है? पोल्यूट हो रही है एयर, इसके अंदर पोल्यूटेंट ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि एयर इज पोल्यूटेड रिपेडली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑटोमोबाइल्स। अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ये एयर के अंदर डिफरेंट किस्म के गैसेस, जिसमें कार्बन के ऑक्साइड आ जाते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्साइड आ जाते हैं, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह रिलीज करते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन वगैरह रिलीज करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे एयर को क्या कर रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास एयर। एयर क्या होता है? सेवरल किलोमीटर थिक ब्लैंकेट एयर होती है। अर्थ के अराउंड जो लेयर होती है, कंपोजिशन में गैसेस का मजमूआ है, इंपॉर्टेंस में कहाँ यूज करते हैं, और एयर की पोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो रीन्यूएबल रिसोर्स है वो है वाटर। तो वाटर का यहाँ पे वो कहता है कि विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। पानी के बगैर जिंदगी का होना इम्पॉसिबल है। अगर हम पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 75% जो अर्थ है इसको कवर्ड किया होता है पानी ने। और अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो डिफरेंट मीन के कंपोनेंट होते हैं वाटर के अंदर, सॉइल एंड एयर। उसके बाद हमारे पास इसकी कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पास वाटर होता है इसमें बेसिकली क्या होता है? कंपोजिशन की बात करते हैं तो H2 इसका फार्मूला है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या करती है? मिल के बनती है। और अगर हम इसकी क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में 75% अर्थ को इसने कवर किया होता है। और अगर मेजर कंस्टिट्यूएंट है लिविंग थिंग का, जितनी भी लिविंग थिंग है उनमें क्या होता है? वाटर जो होता है ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, मीन के 70% प्लस क्या होता है? वाटर मौजूद होता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो 70 to 90% जो बॉडी या वेट ऑफ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका पानी पर कंसिस्ट होता है। अब सी वाटर जो होता है अगर हम बात करते हैं या ओशन का, वो 97% है। जो फ्रोजन फॉर्म में पानी मौजूद है, मीन के बर्फ की फॉर्म में जो मौजूद है ये 2% है। और जो फ्रेश वाटर है रिवर, स्ट्रीम एंड पॉन्ड वगैरह का वो कितना है? लेस देन 1% है। पानी को हम यूज कहाँ पे करते हैं? पानी का यूज बेसिकली डोमेस्टिक एंड इरिगेशन यूज 10% है। ये MCQs आता है। डोमेस्टिक का मतलब है जो हम क्या करते हैं वाशिंग पर्पज में, उसके अलावा हम क्या करते हैं? ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, और एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, वो क्या है हमारे पास? 10%। और इंडस्ट्रियल यूज इसका कितना है? 90% है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो होता है एक्ट एज रॉ मटेरियल होता है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस है उसमें ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है। उसके अलावा पानी जो होता है ये सोर्स ऑफ NaCl है। अगर हम समंदर का पानी देखते हैं तो वो नमकीन होता है, उससे हम NaCl हासिल करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में वाटर का एक रोल है। अब यहाँ पे वो कहता है पोल्यूशन इन वाटर। मैन जो है इसने क्या किया है? पानी को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया। किस तरह इंसान पानी को पोल्यूट कर रहा है? इंसान क्या कर रहा है? टॉक्सिक मटेरियल और केमिकल जो डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्री से बेटा क्या होता है?
निकलता है, इनको पानी के अंदर फेंक रहा है, जिससे पानी क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। इसके अलावा सीवेज जो होता है कनाल के अंदर या लेक्स के अंदर हम फेंकते हैं, तो इससे भी क्या होता है, जो पानी होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की ज्यादती हो जाती है, जिसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और ये भी क्या होता है, इक्वेटिक लाइफ के लिए पानी जो है, या पानी जब क्या करेगा, पोल्यूट हो जाएगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की ज्यादती हो जाएगी, तो इक्वेटिक लाइफ जो है उनके लिए ये क्या करेगा, बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आ जाता है सॉइल। सॉइल क्या है, सबसे पहले हमने इसे डिफाइन किया कि सॉइल जो होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की जो अपर लेयर है इसे हम सॉइल कहते हैं। कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें सॉइल पार्टिकल, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर मौजूद होते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फिंजाई मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं सॉइल की कंपोजिशन। सॉइल है क्या चीज, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट को सॉइल कहते हैं। इसके अंदर सॉइल पार्टिकल, वाटर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। अगर हम सॉइल की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो सॉइल जो होता है इंश्योरिंग प्लांट, मीन के प्लांट जो होता है जमीन या सॉइल की वजह से क्या होता है, सीधा खड़ा होता है। इसके अलावा सॉइल प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट। किस चीज को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, पौधे वगैरह जो होते हैं उनको जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन सी चीज प्रोवाइड करती है, सॉइल। उसके बाद आ जाता है सॉइल प्रॉब्लम। वो कहता है कि सॉइल इज कॉन्टिन्यूसली डिप्लीटिंग इट्स मिनरल, के सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं इनकी क्या आ रही है, कमी हो रही है। क्यों वजह कमी हो रही है, क्योंकि जो क्रॉप प्रोडक्शन है इसका हम बहुत ज़्यादा है, मीन के बार बार हम क्या कर रहे हैं, जब क्रॉप्स को क्या करेंगे, लगाएंगे या क्रॉप्स बोएंगे, तो इससे क्या होगा, सॉइल जो होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसके अलावा सॉइल इरोजन, जब बारिश तेजी के साथ होती है, एक्सटेंसिव ग्रेजिंग एंड लीचिंग, ये भी क्या कर रहे हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स या सॉइल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरों का बढ़ना, आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द नेचुरल लैंड कंडीशन। और इसके अलावा फर्टिलाइजर का हम यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड का या फिर पेस्टिसाइड का, तो ये भी हमारी जो सॉइल है उसको क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सॉइल प्रॉब्लम आ जाएंगे कि सॉइल के अंदर मिनरल की कमी हो रही है, ओवर क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से सॉइल इरोजन, एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, लीचिंग, सॉइल को क्या कर रहे हैं, बैरन कर रहे हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, नेचुरल लैंड को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हमारी एयर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि टू कंजर्व सॉइल प्रॉपर अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड एंड फार्मर एंड जनरल पब्लिक शुड बी एजुकेटेड थ्रू मीडिया। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आ जाता है व्हाट इज वाइल्ड लाइफ, जो कि हमारे पास एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाइल्ड लाइफ रेफर टू एज नॉन कल्टिवेटेड प्लांट एंड नॉन डोमेस्टिक एनिमल को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ऐसे प्लांट जिनको हम काश्त नहीं करते, जिनको हम पानी वगैरह नहीं लगाते, जिनकी देखभाल हम नहीं करते और वो उगते हैं और क्या कहते हैं, मिच्योर होते हैं, हम क्या कहते हैं, नॉन कल्टिवेटेड प्लांट एंड नॉन डोमेस्टिक। ऐसे एनिमल जिनको हम क्या करते हैं, जिनकी देखभाल हम बिल्कुल नहीं करते, उनको चारा वगैरह नहीं डालते या उनको क्या करते हैं, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालते, खुद ही वो पैदा होते हैं, खुद क्या होते हैं, मिच्योर होते हैं। तो ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, नॉन डोमेस्टिक एनिमल। और नॉन डोमेस्टिक एनिमल और नॉन कल्टिवेटेड प्लांट को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ जो होता है मेजर सोर्स ऑफ फूड है, जिसमें अगर हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बहुत से जंगल के अंदर ऐसे एनिमल हैं जो क्या है बेटा, दूसरे एनिमल के लिए क्या करते हैं, खुराक का जरिया होते हैं। इसी तरह बहुत से प्लांट, बहुत से स्पीशीज ऑफ एनिमल के लिए फूड का सोर्स है। तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है, सोर्स ऑफ फूड है। दूसरे नंबर पे वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग, जिसमें एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और फूड चेन में वाइल्ड लाइफ का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब आ जाता है ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, मैन लिविंग मैनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, इंसान ने वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत से नेगेटिव असरात किए हैं ड्यू टू मैनी डिसीजन अबाउट यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। जो बहुत सी प्लांट की और जो एनिमल स्पीशीज हैं, क्या है, इंसान के नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से कुछ स्पीशीज बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मतलब ख़त्म हो गई हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको क्या हो गया, इंडेंजर हो गई हैं, इनके ख़त्म होने के करीब है। तो अब हमें इनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्वेशन के लिए डिफरेंट किस्म के जू हैं या फिर वाइल्ड लाइफ एरिया है
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनका क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, जिससे इनको क्या है प्रॉपर प्रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है और इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन ऑन वाइल्ड लाइफ एंड हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो आज का लेक्चर दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर शुरू किया है 27 जिसका नाम है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। सबसे पहले नंबर पे हमने अर्लियर मैन के बारे में बताया कि अर्लियर मैन हंटर था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, हर्बीवोर्स हो गया। एग्रीकल्चर आज से 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ने इंसान की लाइफ को ईजी बनाया और एनर्जी की जो नीड थी उसको पूरा किया, लेकिन इसके इन्वायरमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट हैं। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ एंड फ्यूल। नेक्स्ट हमने पढ़ा न्यूट्रेंट साइकिल क्या होता है, ऐसा साइकिल जो क्या करता है, न्यूट्रेंट या फूड सप्लाई करता है लिविंग थिंग को न्यूट्रेंट साइकिल कहते हैं। न्यूट्रेंट साइकिल अनबैलेंस हो जाता है जब क्या होता है, ज़्यादा फूड प्रोड्यूस नहीं होती और ज़्यादा फूड को यूज़ करते हैं और रिसाइकलिंग का प्रोसेस नहीं होता, मीन के डिकेइंग ऑफ न्यूट्रिएंट। उसके बाद रिसोर्सेज दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरे को हम क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर हम एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं बार बार, इन्हें हम रीन्यूएबल, और नॉन रीन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम एक दफ़ा यूज़ करते हैं दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, इन्हें हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने एयर के बारे में पढ़ा, क्या होता है एयर की कंपोजिशन, इंपॉर्टेंस और एयर पोल्यूशन कैसे काज होती है। देन हमने वाटर के बारे में पढ़ा कि पानी के बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्या है, टोटल सरफेस ऑफ अर्थ 75% वाटर है। उसके बाद वाटर का यूज़ कहाँ पे है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, और वाटर को पोल्यूशन के मेन काजेज मेन के इंडस्ट्रीज हैं वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक मटीरियल और केमिकल रिलीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा सीवेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये कनाल और लेक्स के अंदर जाती हैं, तो इससे हमारे लेक्स, कनाल और अगर टॉक्सिक मटीरियल रिवर और या समंदर में जाता है तो वो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है या पानी को पोल्यूट करता है। उसके बाद आ जाता है सॉइल, क्या होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट को सॉइल कहते हैं। सॉइल पार्टिकल, वाटर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल का कंपोनेंट है। सॉइल जो कि हम यूज़ करते हैं च्योरिंग ऑफ प्लांट एंड सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रेंट। अब सॉइल जो है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम हो रहे हैं जिसमें मिनरल डेफिशिएंसी है, रैपिड अर्बनाइजेशन है और फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हमारी सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। और लास्ट पे वाइल्ड लाइफ क्या होता है, नॉन कल्टिवेटेड प्लांट एंड नॉन डोमेस्टिक एनिमल को वाइल्ड लाइफ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सोर्स है फूड का और उसके अलावा फूड चेन में रोल अदा करता है। और वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, ह्यूमन इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत से प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो गई और कुछ इन डेंजर हो गई हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।